रात के 8 बज चुके हैं। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ बस्तर फाइटर्स के लिए स्पेशल एपिसोड लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका रिटन टेस्ट होना है। तो जो लोग रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए ये बहुत काम की वीडियो है। और अगर आपका रिस्पांस सही रहा या मुझे ऐसा लगा कि आप लोग वीडियो में रुचि ले रहे हैं या वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, तो ये सीरीज कंटिन्यू रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज की जो वीडियो है बस्तर फाइटर्स पर बेस्ड है। जैसा कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस ने बस्तर फाइटर्स की प्रक्रिया जो है रिक्रूटमेंट की फिर से स्टार्ट की है और उसमें फिजिकल की प्रोसेस जो है लगभग सब जगह स्टार्ट हो गई है। 9 तारीख से स्टार्ट हुई थी और आने वाले दिनों में आपका रिटन टेस्ट होना है। जो इसके क्वालिफाई कर जाएंगे उनका रिटन टेस्ट होना है। आज इस सीरीज की पहली वीडियो है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा मैं नहीं ला रहा हूं जो आप लोगों के लिए नया हो या अनदेखा हो या आपने अभी तक कभी कुछ सुना नहीं हो, क्योंकि ऐसा कोई दावा करना एक तरह से बेमानी बात होगी। आज जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं, छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो एसआई और अलग अलग कैटेगरी के लोग जो पिछले दिनों एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं उन्हीं में से प्रश्न लिया है। और आप इसके बारे में ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसमें सामान्य ज्ञान का जो स्तर है कोई बहुत अधिक आपको हाईफाई सोचने की जरूरत नहीं है। एवरेज या एवरेज के आसपास आप देखें, थोड़ा सा ऊपर कुछ और एवरेज के आसपास ही आपका प्रश्न रहता है। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए आप हाई फाई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। जो बेसिक सी चीज़ें हैं उन्हीं पर आप ध्यान दें। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें हम पुराने एसआई के जो पेपर्स हैं, सब इंस्पेक्टर के जो पेपर्स हुए हैं, उन्हीं में से प्रश्न लिए गए हैं। तो कुछ प्रश्न हो सकता है आपको प्रासंगिक लगे, कुछ प्रश्न थोड़े पुराने भी लग सकते हैं, मगर ये प्रश्न आपके काम के हैं। आपके लिए जो प्रश्न है वो एमसीक्यू की शैली में मैं दूंगा और उसमें जो ऑप्शंस होंगे उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ जो एलाइड फैक्ट्स हैं वो साथ में जुड़ते चलेंगे। आप चाहें तो उसे अपने नोट्स की शक्ल में अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो समय बर्बाद नहीं करते, हम सीधे शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? यह प्रश्न एसआई में पूछा गया है और ये प्रश्न हमेशा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि राजनीतिक दल मान्यता चुनाव इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। पॉलिटी का एक तरह से सामान्य क्वेश्चन है, एसआई में पूछा जा चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी जो है वो चुनाव आयोग है। आपको इनके में से उत्तर आपको छांट के बताने हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं या आपकी पुरानी तैयारी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से ऑप्शन डी में जाकर के टिक लगाएंगे, चुनाव आयोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो चुनाव आयोग होगा। थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में जान लें। चुनाव आयोग का जो काम है वो है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, एक सबसे बड़ा काम है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। दूसरा इसमें आप जोड़ सकते हैं, इनको चुनाव चिन्ह भी यही प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। देश में चुनाव करवाना, देश प्रदेश दोनों लिख देता हूं, देश प्रदेश में चुनाव करवाना, ये इनका मुख्य काम है। इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो पंचायत है या नगर निगम है, इनका चुनाव इनकी जिम्मेदारी नहीं होती। ये जो है पंचायत और नगर निगम के चुनाव नहीं कराते, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज फैक्ट में ध्यान रखेंगे आप कि चुनाव आयोग का काम नगर निगम या नगर पंचायत या स्थानीय निकाय का चुनाव करवाना नहीं है। इसके अलावा जो लोकसभा राज्यसभा वाले चुनाव होते हैं, इवन राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग के अंडर होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी आएगा। दूसरा प्रश्न है, नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? समय बताना है आपको। ऑप्शन ए है 20 सेकंड, ऑप्शन बी है 52 सेकंड, ऑप्शन सी है 34 सेकंड, ऑप्शन डी है 45 सेकंड। आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप इसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कठिन प्रश्न होगा आपके लिए और आप आसानी से ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे 52 सेकंड। आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को लिया गया है
जनगण मन राष्ट्रीय गान है हमारा, इसको लिखा किसने है तो ये भी आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप एक बार रिफ्रेश कर लें। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है। और ये लिखा कब था ये भी मैं बता दूं, 1911 में लिखा हुआ है ये। आगे इस पर और थोड़ी सी बात करेंगे हम। अभी हम ये समझ लें कि ये जो जनगण मन है ये मूलतः बंगला में लिखा गया है। बाद में इसको हिंदी में और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, हिंदी में अनुवाद किया गया इसका। और हिंदी में अनुवाद के बाद मतलब जनगण मन को तब राष्ट्रगीत जब नहीं बना था ये, तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अभी कहते हैं हम, तब कलकत्ता कहते थे, कोलकाता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। पहली बार ये गाया गया। तो ये कुछ फैक्ट है। इसके अलावा एक चीज और इसके साथ मैं जोड़ दूं, 24 जनवरी 1950 को इसको हमने संविधान ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। ये एक और फैक्ट है, आप इसको जान लें। तो ये कुछ साथ में एलाइड फैक्ट्स मैं आपको बताते चलूंगा, 4 ऑप्शन के साथ। आप अपने लिए इसे नोट्स की तरह तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सवाल मैं आज लेकर आया हूं ये एसआई के पुराने पेपर्स में से हैं, तो कुछ चीजें प्रासंगिक आपको मिलेंगी, कुछ चीजें थोड़ी पुरानी भी मिल सकती हैं, क्योंकि तब ये हो सकता है रेलेवेंट रहे होंगे। ये प्रश्न है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? एसईसीएल के नाम से ये जाना जाता है। अब आपको उत्तर बताने हैं, कोरबा, बस्तर, बिलासपुर या फिर रायपुर। आपने एसईसीएल का नाम अगर सुना होगा तो आप आसानी से बिलासपुर में टिक लगाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एसईसीएल के नाम से इसे जाना जाता है। इसे मिनी रत्न कंपनी भी कहते हैं। और इसके अलावा इससे जुड़े कुछ और फैक्ट बना ले तो 1985 में यह स्थापित हुआ था। मुख्यालय मैंने बता ही दिया, बिलासपुर में इसका हेड ऑफिस है। और ये कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो इसके साथ आपको जान लेना चाहिए। तो ये पूरी की जानकारी कंप्लीट हो जाती है एसईसीएल और उसके हेड ऑफिस और उसकी स्थापना के संबंध में। अगला प्रश्न है, गोमर्दा अभ्यारण्य इनमें से किस जिले में है? जिले का नाम पूछ रहा है वो। गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा या बिलासपुर? अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो निश्चित रूप से आप गोमर्दा अभ्यारण्य घूम के आ गए होंगे, और अगर आप घूम के आ गए होंगे तो आप निश्चित रूप से ऑप्शन बी में जाएंगे और रायगढ़ पे टिक लगाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रायगढ़। रायगढ़ जिले में स्थित है। रायगढ़ जिले में कहां पर है मैं बता दूं आपको, ये है सारंगढ़ के पास। सारंगढ़ के पास स्थित है। और 2 गांव का नाम मैं अगर इसको देखूं तो, क्योंकि फैला हुआ एरिया है, अभ्यारण्य तो सारंगढ़ के पास में स्थित है, जिला रायगढ़ है। और इसका एरिया की बात करूं तो 275 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 275 वर्ग किलोमीटर है। और मुख्य जानवर, वैसे तो बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं, परंतु हिरण और जंगली भैंसा ये ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। तो इतनी जानकारी पर्याप्त होगी गोवर्धा अभ्यारण्य के बारे में। बाकी आप तथ्यों को और खंगाल सकते हैं, लेकिन ये 3-4 चीजें आपको कम से कम जान लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? आपको क्षेत्रफल बताना है छत्तीसगढ़ राज्य का। 4 ऑप्शन है, 1 30 194 वर्ग किलोमीटर, 1 35 194 वर्ग किलोमीटर, 1 2 772, 1 60 194। ये 4 ऑप्शन है। अब आपको ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन पिक करना है। तो सही ऑप्शन इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और इसका जो एरिया है 1 35 194 स्क्वायर किलोमीटर, 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर है। कहीं कहीं किसी किसी रिफरेंस में मैंने 1,35,361 भी पढ़ा है। तो आप
1,35,000 पे स्टिक रहिए, ये आपका फिगर जो है वो आसपास का है। इधर बाकी जो सैकड़े वाला मामला है, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अलग अलग आंकड़ा कहीं कहीं अलग अलग रेफरेंस में मिल जाए। 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल बनता है। और बाकी चीजें तो आप जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 में आपका स्टेट बना था ये। और उसके बाद आपको दूसरी चीज और बता दूं कि क्षेत्रफल के आधार पर हमारा जो नंबर है वो 9वां है छत्तीसगढ़ का। और अगर जनसंख्या के आधार पे बात करूं तो ये 16वां है। ये पिछली जनगणना के हिसाब से है, हो सकता है अब आने वाले दिनों में ये क्रम बदल जाए। और अभी तक के हिसाब से ये डाटा जो है वो 9वां और 16वां का बैठता है। और 1 नवंबर 2000 तो खैर ये फिक्स ही रहेगा, इसमें तो कहीं कोई चेंज हो नहीं सकता। एरिया का मामला थोड़ा सा सैकड़े में पेचीदा है, कहीं कहीं पर कुछ रेफरेंस में 361 मिलता है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान क्या पुरस्कार से संबंधित है कहूं, निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। आपको कुछ क्षेत्र बता दिया है, 4 ऑप्शन आपके दिया है, 4 में से कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये आपको चूज करना है। फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री है, शांति यानी कि पीस, और संगीत यानी कि म्यूजिक। आपको इन 4 में से किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता ये चूज करना है, और उसी को आपको इसमें टिक करना है। तो दोस्तों इसमें आपका आखिरी ऑप्शन तक आपको आना पड़ेगा, संगीत ही इसका सही उत्तर है। नोबेल पुरस्कार के बारे में बताऊं तो नोबेल पुरस्कार संगीत में नहीं दिया जाता, संगीत के लिए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, ये ध्यान रखें। नहीं दिया जाता, नहीं पे मैं जोर दे रहा हूं यहां पे। दूसरी चीज, नोबेल प्राइज जो है वो कहां कहां दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र हैं जहां नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो है साहित्य, दूसरा आपका है भौतिकी यानी कि फिजिक्स, तीसरा आपका है रसायन यानी कि केमिस्ट्री, चौथा आपका है चिकित्सा जिसे शरीर विज्ञान भी कह देते हैं, और फिर पांचवा जो है वो है शांति। 1 2 3 4 5 हो गया। एक और इंपॉर्टेंट रह गया, वो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ये 6 फील्ड है जिस पर पुरस्कार दिए जाते हैं, ये हर साल दिए जाते हैं। और संगीत पे नहीं दिया जाता, मैंने पहले ही आपको बता दिया। पहला जो नोबेल प्राइज है वो मिला था 1901 में, 1901 में, और ये मिला था आपका शांति के लिए, स्विट्जरलैंड के ही मिला, एक सज्जन को मिला था, हेनरी डुनेंट ऐसा कुछ नाम था उनका, ये स्विट्जरलैंड के थे। इनको पहला नोबेल प्राइज मिला था शांति के क्षेत्र में। तो नोबेल प्राइज के बारे में आप इस परीक्षा के लिए इतना जान लें, उतना काफी है। इतनी जानकारी के आधार पर ही प्रश्न बन पाएंगे। 6 फील्ड है, 6 फील्ड के मैंने नाम बता दिया आपको, साहित्य है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र। तो ये प्रश्न यहीं पर पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं और 1-2 प्रश्न और कवर करने का प्रयास करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क महान भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक स्पेसिफाइड कर दिया गया है, एक सींग वाला गैंडा जो भारतीय गैंडा कहलाता है, इसके लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, दुधावा, कान्हा, काजीरंगा या फिर गिर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडा, जो जिसको हम लोग भारतीय गैंडा भी कहते हैं, उसके लिए फेमस है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो इसके लिए फेमस है, जिसका नाम आप भारतीय गैंडा या एक सींग वाला गैंडा कहते हैं। और काजीरंगा है कहां पर, तो इसका भौगोलिक स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो आप जानते होंगे ये आसाम में है। आसाम में कहां पर है ये, गोलाधार और नागांव के क्षेत्र में। ये 2 गांव हैं, गोलाधार, नागांव, इस क्षेत्र में है ये। और इसका विस्तार अगर मैं कहूं आपसे तो ये 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब थोड़ी सी बात मैं इसके हिस्ट्री की कर लूं, क्योंकि थोड़ा सा ये भी जान लें।
हालांकि ये परीक्षा या इससे संबंधित तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप फैक्ट जानते रहते हैं तो कई बार ये फैक्ट बहुत सारी जगहों में काम आ जाते हैं। हुआ ये कि 1904 की बात है। 1904 में तब वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन अपनी पत्नी के साथ इस क्षेत्र में घूमने को आए। तो घूमते घूमते उन्होंने पाया कि एक सींग वाला जो गैंडा है वो लगभग नदारद है, मतलब वो लुप्त हो रहा था। तो इस लुप्त होते गैंडे के बारे में चिंता हुई उन्हें, और उनकी पत्नी ने उनको ये चिंता से अवगत कराते हुए कहा कि इसके लिए कोई योजना बनाइए। उनकी पत्नी का नाम था मेरी कर्जन। तो मेरी कर्जन को इस तरह के गेंडों के लुप्त होती प्रजाति के बारे में चिंता हुई, और उन्होंने लॉर्ड कर्जन से कहा कि इसके लिए कोई एक प्लानिंग करिए ताकि ये जो जानवर है वो सुरक्षित रहे। तो उसके बाद उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया, और लगभग 235 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था काजीरंगा का, उसको आरक्षित वन घोषित कर दिया। आरक्षित वन घोषित करने के बाद वहां पर एक सींग वाले गैंडे के संवर्धन या उनके आखेट और ये सब के बारे में सारा प्रतिबंध लग गया एक तरह से, उनके विस्तार के लिए या उनको किसी तरह से हम आगे बढ़ा सकें उसके वंश को, उसके लिए काम चालू हो गया। और 1905 में ये पूरा प्रस्ताव पारित हो गया था। एक तरह से 1905 में काम हो गया था, इसीलिए इसका अगर निर्माण कहा जाता है तो 1905 का सन याद आता है। और एक चीज और इसके साथ जोड़ लें आप कि 1985 में इसको विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। कौन सा विश्व धरोहर की सूची, कहां से? यूनेस्को से। यूनेस्को जो विश्व धरोहर की सूची करता है, यूनेस्को, उसके सूची में इसका नाम आ गया है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पार्क हो गया, नेशनल पार्क काजीरंगा। इस वीडियो में एक दो सवाल और मैं ले लेता हूं, उसके बाद ये वीडियो आज की खत्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करने से बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका रिस्पांस सही आया, कमेंट सही आया, तो फिर कल एक और वीडियो हम इस पर लाने का प्रयास करेंगे, ताकि बस्तर फाइटर्स की तैयारी कर रहे युवक युवतियों को कुछ लाभ मिल सके इस वीडियो का। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, 4 ऑप्शन है: प्रख्यात शल्य चिकित्सक, खेल प्रशिक्षक, प्रख्यात कलाकार या इंजीनियरिंग विशेषज्ञ। मतलब इस तरह के किन लोगों को मिलता है उसको आपको पिक करना है। तो ये अगर थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस भी रखें तो आप ऑप्शन बी पे ही टिक लगाएंगे, खेल प्रशिक्षक। अब खेल प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है, और ये जो नाम है द्रोणाचार्य, आप समझ पा रहे होंगे, ये महाभारत, द्रोणाचार्य जो है महाभारत से प्रेरित नाम है। और इसीलिए चूंकि वो भी वहां पर एक तरह से प्रशिक्षक का काम करते थे, तो कोच को दिया जाता है ये पुरस्कार, कोच या प्रशिक्षक को। और ये पुरस्कार जो है वो व्यक्तिगत स्तर का पुरस्कार होता है, कभी किसी टीम को नहीं दिया जाता, व्यक्तिगत पुरस्कार होता है। इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। पहली बार ये 1985 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। ये कुछ चीजें थी जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी थी, और इसको देता खेल मंत्रालय, ये भी एक तथ्य साथ में लिख लें, क्योंकि अलग अलग मंत्रालय की ओर से अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। तो खेल मंत्रालय का क्षेत्र है। द्रोणाचार्य अगर आपसे बात करें तो कहाँ से जुड़ता है, तो महाभारत का पात्र है द्रोणाचार्य, उनके नाम पर ही दिया जाता है। किसे दिया जाता है, तो कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर दिया जाता है। कितना पुरस्कार दिया जाता है, तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कब दिया था पहली बार, तो 1985 में पहली बार ये दिया गया था। इस वीडियो का आखिरी सवाल ये होगा, सिनानोग किसकी पूजा की जगह है? सिनानोग, इसका उच्चारण हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं, पर कुछ इसी तरह का उच्चारण है, सैनोग, सैनिनोग, इस तरह से पढ़ते हैं उसको। ये किसके पूजा की जगह है? 4 पंथ दिए गए हैं। 4 पंथों में यहूदी है, शिरोवादी है, पारसी है, टावोवादी है। इनमें से कौन जो है वो इसको अपनी पूजा स्थल के रूप में मानता है, ये आपको बताना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा इस पर जानकारी आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आप यहूदी में टिक लगाइए। यहूदी लोगों का जो प्रार्थना स्थल है उसको कहा जाता है, यहूदियों का प्रार्थना स्थल है, जिसे सिनानोग कहा जाता है। इस पे क्या होता है, कमरे होते हैं, अध्ययन कक्ष होता है, हॉल भी होता है। तो इस तरह से एक बड़ी संरचना होती है। मूलतः ये पूजा स्थल होता है, आराधना स्थल भी कहते हैं इसमें लोग।
और नाम इसका है सेनानोग। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने एसआई के पुराने पेपर्स के आधार पे कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया जो रिलेवेंट भी है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। आपके कमेंट्स और जो भी कुछ आपके रिस्पांस होंगे उसके बेसिस पे इस सीरीज को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि मैं आगे इस पे और वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।